जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ते हैं 15 और 16 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं, जो हमारे हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो भैया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव संचालित की गई? तो भैया ये कहाँ संचालित की है? केरल राज्य में संचालित की गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव को अभी हाल ही में शुरुआत की है। इसमें भी 100 यात्रियों को ये ले जा सकती है। इसे श्रीलंका के एक यार्ड ने बनाया गया है। ठीक, इसमें एक मरीन ड्राइव कदमाकुंडी कॉरिडोर से चलेगा और बाद में यह समुद्र से 10 किलोमीटर तक जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। तो वो कब मनाया गया है? ये 10 अप्रैल को मनाया गया है। अब होम्योपैथिक से रिलेटेड के बारे में जान लेते हैं। विश्व होम्योपैथिक दिवस होम्योपैथिक के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेमैन की जयंती पर उपलक्ष्य में 10 अप्रैल को मनाया जाता है। सैमुअल हेनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1775 को पेरिस में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक और विद्वान थे। उन्होंने होम्योपैथिक के मौलिक सिद्धांतों की खोज की, जिसका लाइक क्योर लाइक के रूप में जाना जाता है। होम्योपैथिक के बारे में जान लेते हैं। होम्योपैथिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के शब्द होम्यो शब्द, जिसका अर्थ होता है समान, और पैथस, जिसका अर्थ होता है रोग। होम्योपैथिक की विधि का मानना है कि लक्षणों को प्रेरित करने वाले तत्वों शरीर में उपचार प्रणाली को ट्रिगर करते हैं। होम्योपैथिक होम्योपैथिक उत्पाद लाल प्याज, अनारिक जहर, अवाई, बेलाडोना आदि के पौधों में बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? होम्योपैथिक उपचार और दवा के लाभों को बारे में लोगों को जागरूक करना। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस की थीम क्या थी 2023 की? तो इसकी भैया थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली, इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो भैया ये अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? CR राव को प्राप्त हुआ। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार को सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 2023 में भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी विद्वान कलयाम पुंडी राधाकृष्ण राव को प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार की स्थापना 2016 में की गई थी। इसके बाद से यह हर 2 वर्ष में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति या टीम को प्रदान किया जाता है जिसने सांख्यिकी का उपयोग करके विज्ञान, प्रौद्योगिकी व मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान किया हो। इस पुरस्कार में $80,000 की नगद राशि दी जाती है। कल्याण पुंडी राधाकृष्णन राव का जन्म 1920 में कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया है? तो किस राज्य में शुरू किया भैया? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के अजवा जिले में सीमावर्ती गांव में किवथु में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के उत्तरी सीमा पर लगे 19 जिलों में 46 ब्लॉकों में 2,957 गाँवों को विकास के लिए पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्लियंस मास्टर 2023 का एकल पुरस्कार से किसने जीता है? अर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता है? तो भैया ये किसने जीता है? प्रियांशु रजावत ने जीता है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय पुरस्कार एकल बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु रजावत ने 9 अप्रैल 2023 को
अर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है। प्रियांशु रजावत ने टूर्नामेंट के फाइनल में डेनमार्क के मैगस जोहानस को हराकर पहला टूर खिताब जीता था। अर्लियंस मास्टर 2023 का आयोजन भी फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की यात्रा पर अभी हाल ही में गए थे? तो किस देश की यात्रा पर गए थे? हमारा ए ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, बी है युगांडा और सी है मोजाम्बिक। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, युगांडा और मोजाम्बिक में गए हुए थे। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अफ्रीका की युगांडा और मोजाम्बिक के 10 से 15 अप्रैल 2023 की यात्रा पर थे। डॉक्टर एस जयशंकर 10 से 13 अप्रैल तक युगांडा में रहेंगे। विदेश मंत्री भारत के सहयोग से स्थापित होने वाले नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ट्रेजिट कैंप का शुभारंभ करेंगे। यह भारत के बाहर इस यूनिवर्सिटी का पहला कैंप होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 से 15 अप्रैल को मोजाम्बिक की यात्रा पर रहेंगे। यह भारत के किसी विदेश मंत्री द्वारा मोजाम्बिक की पहली यात्रा है। यह भारत की किसी विदेश मंत्री की मोजाम्बिक की पहली यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, भारत बांग्लादेश जापान भारत के किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? तो भैया किस राज्य में आयोजित करेंगे? डी, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है भैया, त्रिपुरा राज्य में आयोजित करेंगे। बांग्लादेश भारत और जापान 11 से 12 अप्रैल को भारत के त्रिपुरा में एक कनेक्टिविटी इवेंट आयोजित करने के लिए तैयार हैं। इस कनेक्टिविटी मीटिंग का उद्देश्य कनेक्टिविटी पहलुओं को खोज करना और क्षेत्र में वाणिज्य की क्षमता का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो भैया ये कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया गया है। गिद्धों की तेजी से विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जिले में जयंती संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो भैया भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो हमारा 3167 ये हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी 3167 ये बाघों की कुल संख्या है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार में 8 साल में सबसे ज़्यादा 262% टाइगर बढ़े, केवल दूसरे तथा मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट देखते हैं, देश में बढ़ती बाघों की दहाड़ के बारे में। मध्य प्रदेश में 4 साल में 70% बाघ घटे, कर्नाटक को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी वाला राज्य। तो भैया 2018 में बाघों की आबादी वाला सबसे ज़्यादा राज्य था मध्य प्रदेश था। फिर कर्नाटक में थे 524 थे, उत्तराखंड में 442 थे, 442 थे, महाराष्ट्र में 312 थे और तमिलनाडु में 264 थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 75 वर्ष पूरे होने पर स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 रिपोर्ट जारी की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और अमृतकाल पर टाइगर विजन भी जारी किया है। इसे अगले साल 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के लिए लक्ष्य रखा गया है। 2018 की गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 थी तथा 2022 में 200 बाघों की वृद्धि होने से 3167 हो गई है। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था उस वक्त बाघों की संख्या 1800 थी। देश में सबसे नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। वहीं 2006 में महज 1411 ही बचे थे। 17 सालों में बाघों की आबादी
2.25 गुना बढ़ी है। 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तब पूरे भारत में 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे। पहला टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। मानस, पालूम, रणथंभौर, बादीपुर कान्हा टाइगर रिजर्व, मेलघाट जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व व सिमलीपाल। वर्तमान समय में 53 टाइगर रिजर्व हैं। 52 नंबर का टाइगर रिजर्व राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, जिसे 2021 में राजस्थान सरकार ने टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा 1963 में दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर सीलेम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। देश के कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक 526 बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में सबसे अधिक बाघ 524 पाए जाते हैं। 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में गुरघासी नेशनल पार्क और तमोर पिंगल अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? तो सुखाई 30 MKI में इन्होंने भी उड़ान भरी है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन में सुखाई 30 MKI में लड़ाकू विमान से एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। लगभग 30 मिनट की उड़ान भरी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखाई MKI 30 फाइटर जेट से उड़ान भरने वाली दूसरी राष्ट्रपति महिला हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युद्धक विमान से उड़ान भरने वाली देश की चौथी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान से उड़ान भर चुके हैं। राष्ट्रपति से देश के पहले महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्रौपदी मुर्मू से पहली महिला राष्ट्रपति 2009 में सुखाई से उड़ान भरी थी। सुखाई 30 MKI फाइटर जेट के बारे में जान लेते हैं। यह 2 सीटों वाला लड़ाकू विमान है। इसे रूसी कंपनी सुखोई ने विकसित किया था। किस राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडारण प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य में भैया प्राप्त हुआ है हमारा? तो ये भैया प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश में। हमारा बी ऑप्शन भैया करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लिथियम के भंडारण के बाद में आंध्र प्रदेश में 15 दुर्लभ तत्व मिले हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसके अनंतपुर में जिले में 15 दुर्लभ पृथ्वी तत्व के बड़े भंडार पाए हैं, जिसमें भी ये लेथेनाइट श्रृंखला के रेयर अर्थ एलिमेंट्स कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोग में दैनिक उपयोग में महत्वपूर्ण हैं। ये भी इसके 15 हैं। एलानाइट, सेरिएट, थोराइट, कोलम्बाइट, टेटेलाइट, पेपाटाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, प्योरोक्लोर, क्यूरनासेनाइट व फ्लोराइड जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ये कब मनाया जाता है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। मातृ दिवस ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मातृ स्वास्थ्य, गर्भावस्था में उचित
चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूक को बढ़ावा देना है। 2023 में भारत सरकार ने व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के प्रयासों के द्वारा 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस घोषित किया था। व्हाइट रिबन अलायंस ने यह गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसकी स्थापना मातृ व नवजात स्वास्थ्य के अधिकारियों को वकालत करने के उद्देश्य के साथ में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के डोंगरी संरक्षण के पहले एडिशन को किसने लॉन्च किया है? तो भैया किसने लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने इसको लॉन्च किया है। और कहाँ लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय में लॉन्च किया है। केंद्रीय कानून न्याय व संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी का पहला संस्करण जारी किया है। संविधान मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसके कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया था। डोगरी में संविधान के अनुवाद जम्मू और कश्मीर के लोगों लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। डोगरी भाषा के बारे में जान लेते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर, साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा है। 2003 में डोगरी को भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ज्योतिराव फूले की 196वीं जयंती कब मनाई गई? तो भैया कब मनाई गई ज्योतिराव फूले की? तो ये भैया 11 अप्रैल को मनाई गई। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था। ज्योतिराव फूले एक समाज सुधारक व जातिवाद विरोधी कार्यकर्ता, विचारक और लेखक थे। महात्मा ज्योतिराव फूले अपनी जिंदगी को दलितों और दबे हुए लोगों को शिक्षा और उनके सुधार के लिए समर्पित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भैया ये डेविड वार्नर बने हुए। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। वार्नर की यह उपलब्धि 165 पारियों में पूरी हुई, जबकि विराट कोहली ने यह उपलब्धि हासिल करने में 188 और शिखर धवन ने 199 पारियों का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं, जलावाला वैद का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह भैया एक रंगमंच अभिनेत्री थी। जलावाला वह एक रंगमंच अभिनेत्री थी। अब इनके बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री और अक्षरा रंगमंच सह संस्थापक जलावाला वैद का हाल ही में निधन हो गया है। जलावाला वैद का संगीत नाटक अकादमी का टाइगर पुरस्कार, दिल्ली नाट्यम संघ पुरस्कार और आंध्र प्रदेश नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं हमारा, एमिन झापरोवा किस देश की उप विदेश मंत्री हैं जो 4 दिन की भारत की यात्रा पर हैं? तो भैया ये यूक्रेन की विदेश मंत्री हैं, उप विदेश मंत्री हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा 9 अप्रैल 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। झापरोवा 9 से 12 अप्रैल तक भारत यात्रा के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। दोनों पक्षों में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने, यूक्रेन में मौजूदा स्थिति के और आपसी हित, वैश्विक मुद्दों पर विचार व आदान प्रदान की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय रिजर्व बल शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो भैया ये कब मनाया गया है? 9 अप्रैल को अभी हाल ही में मनाया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट में पाकिस्तान सेना को हराया था। सीआरपीएफ ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और
4 को जिंदा पकड़ा था। इस युद्ध में 6 सीआरपीएफ सैनिकों शहीद हो गए थे। उनकी याद में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाई गई? तो भैया यह भी हाल ही में 14 अप्रैल को मनाई गई है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बाद में देश में पहले कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत 1990 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा न्यायमूर्ति अपरेश कुमार को किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश बनाया गया है, और यानी नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य के नए न्यायाधीश बनाए गए? तो ये भी त्रिपुरा राज्य के नए न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये है उनकी फ़ोटो। अब इसके बारे में जान लेते हैं। और वह स्थान किसका लेंगे? तो वह स्थान लेंगे न्यायमूर्ति अमरनाथ गौड़ का। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 23 मार्च 2013 में की गई थी, को भारत के संविधान के 1971 में उत्तर पूर्वी अधिनियम के संशोधन के बाद में की गई थी। उच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। भारत के 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें 6 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को नियंत्रित करते हैं। उच्च न्यायालयों में एक न्यायाधीश और कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीश होते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय को 1 अप्रैल 1862 में स्थापित किया गया था। योग्यता और कार्यकाल उसे 10 साल तक भारत के क्षेत्र में एक न्यायिक कार्यालय होना चाहिए। वह कम से कम 10 वर्षों तक या 1 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। लास्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। ZSI द्वारा 2023 में किस राज्य में एक नई प्रजाति अमोलोपस सिजो को खोजा गया है? एक नई प्रजाति है अमोलोपस सिजो। ये किस राज्य में अभी हाल ही में खोजी गई है? तो भैया मेघालय राज्य में खोजा गया है। ये एक मेंढक की नई प्रजाति है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मेघालय के दक्षिण गोरा हिल्स ज़िले में एक गुफा के अंदर गहराई में मेंढक की एक नई प्रजाति को खोजा है। इस प्रजाति का नाम है अमोलोपस सिजो रखा गया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए भैया जय हिंद। आज के हमारे सारे करंट अफेयर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये करंट अफेयर आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो भैया चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।